प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का करेंगे उद्घाटन। न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्राकृतिक गैस, कोयला और विद्युत उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात। विशाखापत्तनम में आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा सर्वेक्षण पोत संधायक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शामिल होगा पोत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से हिमाचल प्रदेश का 2 दिन का दौरा। धर्मशाला में आज रोड शो के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जॉर्डन में हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान से जुड़े 85 ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में कम से कम 6 मिलिशिया की मौत। खेल की खबरों में विशाखापत्तनम टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत आज 6 विकेट पर 336 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगा शुरू। यशस्वी जायसवाल 179 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां। इस सम्मेलन में कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि न्यायिक परिवर्तन और कानूनी कार्य प्रणाली के नैतिक आयाम, कार्यकारी जवाबदेही और अन्य बातों के अलावा आधुनिक कानूनी शिक्षा पर पुनः ध्यान देने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ साथ एशिया प्रशांत, अफ्रीका और कैरिबियन में फैले राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल शामिल होंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों की कानूनी बिरादरी के विभिन्न हितधारकों में बातचीत के लिए एक विशिष्ट मंच के रूप में कार्य करता है। इस सम्मेलन में कानूनी शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय न्याय वितरण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रोड मैप विकसित करने के उद्देश्य से अटॉर्नियों और सॉलिसिटर जनरलों के लिए एक विशेष गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 68,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास रखेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा के संबलपुर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित यह परियोजना ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 28,980 करोड़ रुपए लागत की कई विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 550 करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार आईबी वैली वाशरी का भी उद्घाटन करेंगे। यह गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता का प्रदर्शन करते हुए कोयला प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 2,146 करोड़ रुपए लागत की रेलवे परियोजनाओं का भी लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। पीएम आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस संधायक के जलावतरण समारोह में शामिल होंगे। इसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वरिष्ठ नौसेना और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अधिकारी और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। यह पोत गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाया गया था और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी कलपुर्जे हैं। यह डिजाइन और युद्धपोत निर्माण से भारत की विशेषज्ञता की पुष्टि करता है। लगभग 3,800 टन क्षमता और 110 मीटर लंबा यह पोत 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। यह पोत अपने पूर्ववर्ती संस्करण से नए स्वरूप में लाया गया है। पूर्ववर्ती संधायक को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। नवीकरणीय पोत की गति 18 नॉट से अधिक है और हिंद महासागर क्षेत्र भारतीय उपस्थिति का ये महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर कांगड़ा पहुंचेंगे। कांगड़ा के दौरे पर जेपी नड्डा आज धर्मशाला में एक रोड शो करेंगे। इसके बाद धर्मशाला के जोरावर सिंह स्टेडियम में अभिनंदन समारोह में वे शामिल होंगे, जहां एक विशेष रैली को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा आज सुबह 11:30 बजे श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में माथा टेकेंगे। रोड शो और रैली के बाद 3 बजे श्री चामुंडा मंदिर में भी वे दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। आप खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बैठक में मुख्य रूप से यूसीसी विधेयक को सदन में पेश करने की मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलेगी। बैठक में मुख्य रूप से यूसीसी विधेयक को सदन में पेश करने की मंजूरी दी जा सकती है। कल ही यूसीसी पर गठित समिति ने अंतिम मसौदे को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सौंपा था। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में करीब 50 देश हिस्सा ले रहे हैं। यहां किर्गिस्तान और युगांडा के उत्पाद भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भारत आकर कैसा महसूस कर रहे हैं ये विदेशी मेहमान और क्या है उनका सूरजकुंड मेले को लेकर नजरिया, इस पर विदेशी मेहमानों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। मेले में किर्गिस्तान से चोलपोन भी आई हुई हैं। We are so excited. Thank you for inviting us. They're so funny. They're so interesting. It's so cultural exchanging. Very beautiful dances, music, cultural things made by hand. We bought some Kyrgyz caps. Like this, it's all of this is made by hand. This is homemade stuff, and this natural did. These caps is we are selling for 1,000 from 1,000 to 1,500 soms because it's all handmade and natural. I love India. I love the coloring of this. I love the culture. I love this Indian dances. It's so beautiful. युगांडा से अग्नेश भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। मैम, how do you feel? Yeah, I'm good. I feel good. Yes, we feel good. This is Uganda. We've got our products, handmade products. We mainly have products from wood. We have wood carvings. We have bracelets, earrings, necklaces, and different other products. We are so glad to be in India because the people are hospitable and they are welcoming. Yeah. सूरजकुंड मेले के अंदर न केवल युगांडा के उत्पाद देखने को मिल रहे हैं, बल्कि यहाँ के वाद्य यंत्र और यहाँ के कलाकार अद्भुत प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का मन मोह रहे हैं। कैमरामैन विश्वबंधु और सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, सूरजकुंड, हरियाणा।
हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में खाने के शौकीनों के लिए एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन देखे जा सकते हैं। जी हाँ, आप जिस भी राज्य का खाना खाना चाहते हैं आपको यहाँ मिलेगा। चाहे बिहार का लिट्टी चोखा हो, पंजाब हरियाणा का मक्के की रोटी, सरसों का साग हो, गोहाना का जलेबा, पुरानी दिल्ली की चाट, राजस्थानी थाली और बहुत कुछ यहाँ खाने वालों को मिल रहा है। सभी खाने वालों को जायका क्या क्या है खाने का, यहाँ इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। सूरजकुंड मेला खाने पीने के शौकीनों के लिए भी बहुत कुछ लेकर आया है। यहाँ देश भर के व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ आशीष मिश्रा हैं, बात करते हैं। आशीष जी, किस तरह का खाने पीने का सामान लेकर आए हैं? सर, आप लोगों का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है सर। यहाँ पे हमने ये बंसल फूड एंड बेवरेज में पूरा सूरजकुंड का मेले में जितने भी हमारे खाने पीने की सामग्री हैं, देश विदेश के, हमने सारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अपने देश के आइटम लगाए हैं। जैसे आप यहाँ पे आपको बिहार का लिट्टी चोखा मिलेगा, राजस्थानी फूड मिलेगा सर, गोहाना का जलेबा मिलेगा, हरियाणी रसोई का हरियाणी का आपको जो लेडीज़ रोटी बनाती हैं पूरी सरसों का साग मक्की रोटी मिलेगी। प्रॉपर यहाँ पे हमने हर एक स्टेट्स का यहाँ पे खाने का हमने वो रखा है। तो ज़्यादा लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप कई सालों से यहाँ लगा रहे हैं, तो लोगों की फेवरेट क्या रहता है? सर, यहाँ पे ज़्यादातर जैसे गोहाना का जो देसी का जलेबा है, और ये कुल्हड़ दूध है, कैसे कुल्हड़ दूध है, और राजस्थानी फूड ये बहुत ही प्रसिद्ध है सर। यहाँ पे अभी जैसे आज से शुरुआत है, कल से आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल ये सबसे प्रसिद्ध है सर यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा बिकता है। इसके अलावा तो बिकता तो यहाँ पर सब कुछ है, बट नॉर्मली जो अगर आते हैं यहाँ पर तो वो जलेबा और राजस्थानी के तो खाते ही खाते हैं। तो यहाँ देश के अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ उठाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको एक ही छत के नीचे यानी कि सूरजकुंड मेले के अंदर बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। कैमरामैन सुनील राणा और विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज हरियाणा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में टीकाकरण की बात की है। 9 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, ताकि सर्विकल कैंसर से बचाव हो सके। महिलाओं में होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पर आता है। 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस पर दुनिया भर से लोग कैंसर की रोकथाम और इसके प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साथ आते हैं। हर साल विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये जागरूकता बढ़ाने और बीमारी के इलाज को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक पहल है। हर साल लाखों लोग कैंसर से मरते हैं, जो विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण है। सर्वाइकल कैंसर उन्हीं में से एक है। महिलाओं में होने वाले कैंसर में दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर आता है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की। ये टीका 9 से 14 साल के लड़कियों को दिया जाएगा।
सबसे पहले तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली कैंसर एट प्रेजेंट जो हम वैक्सीन से पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एटलीस्ट, और ये एक ऐसा कैंसर है जो आज भी हमारे देश में मतलब हर रोज़ 200 से ज़्यादा महिलाएं और अप्रॉक्सीमेटली 200 लेडीज़ दे डाई बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो इतनी बड़ी मात्रा में लोग जिस वजह से अपनी जान खो रहे हैं, और आने वाले टाइम में आज हम वो बात कर रहे हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन को फुल फ्लेज तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में इस कैंसर को ही हम पूरी तरह से इरेडिकेट कर देंगे। कैंसर की पहचान के लिए जरूरी है कि सही समय पर इसकी जांच हो। आजकल कैंसर के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे इलाज आसान हो गया है। 100 कैंसर अगर होंगे तो 20-25% लोगों में ये टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल हो सकता है। बाकी में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि कैंसर्स कंट्रोल होते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग के लिए गवर्नमेंट ने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चला रखा है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चला रखा है, ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चला रखा है। लेकिन शहरों के लोग भी जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में अंदेशा है, हम लोग कितने अपनी तरफ से एफर्ट्स लेते हैं कि जाके खुद को स्क्रीन कराएं। गवर्नमेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम में अगर हम नहीं जाना चाहते हैं तो कम से कम प्राइवेट स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ में जा सकते हैं। रियलाइजेशन होना चाहिए कि कैंसर हमें उन्हें हो सकता है, और उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव तरीके हो सकते हैं, चाहे वो टोबैको कंट्रोल करना हो, चाहे वो अल्कोहल कंट्रोल करना हो, चाहे वो एक्सरसाइज ज़िंदगी में अपनानी हो, चाहे वो सही खान पान करना हो, तो उन पर ध्यान दें। कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं। सभी उम्र के व्यक्तियों में इसका जोखिम देखा जा रहा है। लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज प्राप्त करके कैंसर से मृत्यु के जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। आनुवांशिकता, पर्यावरणीय लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, रसायनों के अधिक संपर्क के कारण कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर, जबकि पुरुषों में फेफड़े प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर का खतरा सबसे अधिक देखा जाता रहा है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मिर्गी का दौरा पड़ने पर मरीज को जूता, प्याज और अन्य कोई दूसरी चीज नहीं सूंघानी चाहिए। अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसे तुरंत एक दिशा में करवट लेकर लिटाना चाहिए। दौरे के वक्त गले से कपड़ा हटा देना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि मिर्गी की दवा लगातार लेते रहने से मरीज ठीक हो सकते हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते के सोमवार को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मिर्गी बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि मिर्गी की बीमारी किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि मिर्गी का दौरा पड़ने पर मरीज को 2 मिनट तक कंपन होती है और उसके बाद वो सामान्य हो जाता है। दौरा 5 मिनट और उससे अधिक होने पर डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। मिर्गी कभी भी किसी को कोई भी उम्र में हो सकती है। नवजात शिशु को लेके स्कूल गोइंग बच्चों की, और पढ़ाई में, कॉलेज में, वर्किंग लोगों की यंग एज में, और वृद्धावस्था में भी हो सकती है। किसी भी एज में हो सकती है, कोई भी कारण से हो सकती है। मिर्गी से ग्रसित मरीज अगर दवा का नियमित सेवन करे तो 70% तक रोग नियंत्रण हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि बीच में दवा छोड़ने से समस्या बढ़ सकती है। समय पर दवा, उचित खान पान और योग से मिर्गी को दूर किया जा सकता है। फर्स्ट एड बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट एड इसमें 2 ही चीज़ें करनी है। एक है मरीज़ को करवट दे के लिटाना है। तो अगर मरीज़ बैठा है, दौरा शुरू हुआ, उसको लिटा दीजिए करवट दे के, कोई भी साइड, राइट या लेफ्ट। फिर अगर बहुत ये टाइट है यहाँ पे तो इसको ऊपर वाला थोड़ा लूज कर दीजिए। और एक बंदे को टाइम नोट करना है, कितने टाइम तक चल रहा है हाथ पैर हिलना। नॉर्मली 98% में हाथ पैर हिलना 2 मिनट से कम चलता है। देश में करीब 1 करोड़ मिर्गी के मरीज हैं, जबकि दुनिया भर में मिर्गी के 6 करोड़ से अधिक मरीज हैं। स्कूलों में मिर्गी के मरीजों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि मिर्गी के मरीजों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जबकि मिर्गी के मरीज दूसरे लोगों की तरह सामान्य जीवन जीते हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को लेकर सरकार आज एक बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देश में चल रही 14 PLI स्कीम्स का लाभ उठाने वाले 1200 लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के भविष्य की रणनीति और नए लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि इस साल के अंतरिम बजट में भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पर खासा जोर दिया जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में निवेश और उत्पादन
को बढ़ावा देने के लिए कई रियायतों की घोषणा की है। साथ ही नई सनराइज सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए के एक नए फंड के निर्माण की भी घोषणा की है, जिससे न्यायिक क्षेत्र में प्रोडक्शन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिल सकेगा। आपको बता दें कि अभी तक पीएलआई स्कीम की वजह से 14 सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के उत्पादन को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही पीएलआई स्कीम से जुड़े उद्योगों में होने वाले एक्सपोर्ट में 3.4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। सरकार ने खरीफ सीजन में उगाए गए 600 लाख टन से अधिक धान की खरीद की है। इस खरीद से 75 लाख किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। अक्टूबर से सितंबर तक चलने वाले खरीफ विपणन सीजन में सरकार खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगाए गए धान की खरीद करती है। खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए लगभग 400 लाख टन की वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले 525 लाख टन से अधिक चावल की खरीद हो चुकी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मार्च में आरंभ होने वाले आगामी रबी सत्र के दौरान गेहूं की खरीद बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन ने जनवरी में 18.41 लाख करोड़ रुपए को छूकर मूल्य की नई ऊंचाई हासिल की है, जो दिसंबर में 18.23 ट्रिलियन रुपए और 1% की वृद्धि है। वहीं लेन देन की बात करें तो लेन देन 1.5% हुआ है, 12.220% हुआ है और इंटरफेस से नवंबर में 11.4 अरब लेन देन के साथ मूल्य 17.4 ट्रिलियन रुपए देखा गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष के इसी महीने की तुलना में जनवरी की संख्या मात्र में 52% अधिक और मूल्य में 42% अधिक थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई है। इस घटना में 31 अन्य लोग घायल हुए हैं, वहीं 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। यह परफ्यूम फैक्ट्री नालागढ़ स्थित झरमाजरी के करीब स्थित है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और राहत बचाव कार्य को देख रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आग किन कारणों से लगी है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांस में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में पेरिस के प्रसिद्ध आईफिल टावर पर यूपीआई का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ है। ये प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा और यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट पर कहा है कि यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यह यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और संबंधों को सुदृढ़ बनाने का श्रेष्ठ उदाहरण है। अमेरिकी सेना ने जॉर्डन में सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में कल सीरिया और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के 85 ठिकानों पर बमबारी की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में अमेरिका के हवाई हमलों में कम से कम 6 मिलिशिया लड़ाके मारे गए हैं और 4 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना ने हवाई हमलों ने कमांड, नियंत्रण केंद्रों, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन भंडारण सुविधाओं के साथ साथ रसद और गोला बारूद आपूर्ति श्रृंखला सुविधाओं को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना ने 125 से अधिक युद्ध सामग्री के साथ 85 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। वहीं सीरिया की सरकारी मीडिया ने कहा है कि सीरिया के रेगिस्तानी इलाकों और इराक से लगती सीमा के पास स्थित ठिकानों पर अमेरिकी हमले में कई लोग हताहत और घायल हुए हैं। अमेरिका ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बनाने की सामग्री और तकनीक की आपूर्ति करने वाली 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने हामिद, देहगान और पिश्ताजन, कावोश, गोस्तार, बोशरा की 4 कंपनियों को प्रतिबंधित किया है। दरअसल ईरान निर्मित ड्रोन से ईरानी गठबंधन के मिलिशिया समूह ने अमेरिकी सैनिकों पर दर्जनों हमले किए, जिनमें अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ईरान समर्थित हूती समूह ने ईरान में बने यूएवी और मिसाइलों के वाणिज्यिक जहाज़ों और अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर भी हमले किए हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल रूसी सेना भी यूक्रेन के खिलाफ कर रही थी।
और अब खेल से जुड़ी खबरें। विशाखापत्तनम टेस्ट के दूसरे दिन आज भारत 6 विकेट पर 336 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 6 विकेट पर 336 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। रोहित 14 रन बनाकर शोएब बशीर की गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और 34 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाने में सफलता पाई। श्रेयस अय्यर 27 रन बनाकर आउट हुए। रजत पाटीदार ने 32 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल 179 और आर अश्विन 5 रन बनाकर नाबाद हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।